गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, और परिभाषा भी हम लिखते चलेंगे, इससे आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम कोई वस्तु देखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक, और यहाँ पे हम खड़े हैं। तो अगर कोई प्रकाश का स्रोत यहाँ से प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ी और पड़ने के पश्चात जब हमारी आंखों तक ये प्रकाश किरण पहुँचती है तब जाकर के वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचती है तभी ये वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश के स्रोत, देखिए प्रकाश के स्रोत वे वस्तुएं हैं, परिभाषा भी लिखते चल रहे हैं। प्रकाश के स्रोत वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत कौन सी वस्तुएं होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे वही प्रकाश के स्रोत है। अब प्रकाश के स्रोत में दो प्रकार के प्रकाश के स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। अगर हम प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत की बात करें तो ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और इनमें क्या क्या आते हैं? सूर्य, तारे, आकाशीय बिजली, और जुगनू भी देखिए प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हो गए। कृत्रिम प्रकाश के स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे? ये देखिए मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं और इनमें क्या क्या आएगा? जैसे विद्युत बल्ब आ जाएगा, विद्युत बल्ब, टार्च, मोमबत्ती, दीपक, एलईडी लाइट, ये सारे कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं, यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? जो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे प्रकाश के स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत में दो प्रकार के प्रकाश के स्रोत हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य, तारे, आकाशीय बिजली, जुगनू, ये सब जो है कि। उसके बाद दूसरा है कृत्रिम प्रकाश के स्रोत
ये मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं। इनमें आता है विद्युत बल्ब, टार्च, मोमबत्ती, दीपक, एलईडी लाइट, ये सारी चीजें। और इसके जो है कि प्रकाश के स्रोत में अन्य वर्गीकरण भी समझ लेते हैं हम। देखिए, स्वप्रकाशी वस्तुएं के बारे में भी जान लीजिए। स्वप्रकाशी वस्तुएं, स्वप्रकाशी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती हैं, जो स्वयं प्रकाश देती हैं। जो स्वयं प्रकाश देती हैं। उदाहरण जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, ये सारी चीजें। अप्रकाशी वस्तुएं क्या होती हैं? अप्रकाशी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती, जो स्वयं प्रकाश नहीं देती, बल्कि क्या करती हैं? दूसरे स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। दूसरे स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, पुस्तक, मेज, ये अप्रकाशी वस्तुएं हैं। तो स्वप्रकाशी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, बल्ब, मोमबत्ती, इन सब से प्रकाश निकलता है। लेकिन अप्रकाशी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो दूसरे स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, पुस्तक, मेज। चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ये चमकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण। प्रकाश में क्या क्या गुण होता है? तो इसकी पहली विशेषता क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। देखिए, जब अगर टार्च आप जलाते हैं, मान लीजिए यहां से आप टार्च अगर जलाए, ठीक है, तो प्रकाश किरण जो इसमें से निकलेगी वो सीधा जाएगी, सीधा सरल रेखा में एकदम सीधा जो है कि प्रकाश नहीं जाएगी। ये नहीं कि आपने जो है कि प्रकाश जो है कि टार्च यहाँ से जलाया, अब ये ऐसे ऐसे करके प्रकाश जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे प्रकाश नहीं जाती है। ये प्रकाश जो है कि सीधे एकदम सरल रेखा में जाती है। इसकी जो दूसरी विशेषता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश को कभी आप देख नहीं सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं।
अब जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ से जो है कि टार्च जलाया, प्रकाश किरण इस पर पड़ी। अब प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुँचेगी। तो जब हमारी आंखों तक ये प्रकाश किरण पहुँचती है तभी जाकर के ये वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश का चौथा गुण हम बात कर लें। प्रकाश का जो चौथा गुण है वो है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। चल सकता है। निर्वात का मतलब जहां वायु ना हो, जैसे आसमान, आसमान में जो है कि ये प्रकाश चल सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश जो है कि चल सकता है। और इसकी चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी पांचवी विशेषता क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम, जैसे प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। देखिए प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम, जो भी पारदर्शी माध्यम होगा, जैसे कांच ले लीजिए जिसपे कलई न लगा हो, कलई न किया गया हो, तो जब उस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो आर पार हो जाता है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। ठीक है। परंतु अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता। परंतु अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता। ठीक। अपारदर्शी माध्यम जिसे समझ लीजिए लोहा हो गया, ठीक, लकड़ी हो गया, इन सब से जो है कि ये गुजर नहीं सकता है, लेकिन पारदर्शी माध्यम से ये गुजर सकता है। ठीक है। इसकी छठी विशेषता क्या है कि चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन कैसे होता है? ये मान लीजिए शीशा है, दर्पण, और ये कलई किया हुआ शीशा है, नीचे कलई कर देते हैं, रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है। ये दर्पण है। अब प्रकाश किरण इस पे पड़ा, इस पे पड़ने के पश्चात फिर ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। और इसकी सातवीं विशेषता पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रकाश का गुण ही पढ़ रहे हैं तो एक दो गुण और समझ लेते हैं इसका, कि यदि प्रकाश, देखिए यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है, दूसरे में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का
अपवर्तन होता है। अब मान लीजिए ये हमने जो है कि बीकर में पानी भर लिया है, ठीक है। प्रकाश किरण यहाँ पे आई, प्रकाश किरण इसके सतह पर पड़ी, ये हमारा प्रकाश किरण है। अब यहाँ इसकी सतह पे पड़ने के पश्चात जब ये जल में, बीकर में हमने क्या रखा हुआ है, जल रखा है, जल में जब ये पड़ेगा तो अब ये सीधा नहीं जाएगा बल्कि ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे, यहाँ से अगर एक अभिलंब हम खींचें तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो यह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक। इसकी 8वीं विशेषता क्या है कि जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ये कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये हमारा प्रकाश का गुण हो गया। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम पहले फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है कि परिभाषा इसका लिखेंगे। मान लीजिए ये कोई चिकना तल है, ठीक, इस पे प्रकाश किरण यहाँ से आई और इस पे पड़ने के पश्चात फिर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे पड़ती है तो इस तल पे पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पर पड़ी प्रकाश किरण इस चिकने तल पे, पड़ने के पश्चात फिर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये प्रकाश किरण आई, इस चिकने तल पे पड़ी, पड़ने के पश्चात वापस लौट गई, तो यह घटना हमारा कहलाया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम बात करेंगे परावर्तक तल की। एक ही फिगर के माध्यम से सब समझेंगे हम। फिगर यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब हम पहली परिभाषा इसका पढ़ेंगे, परावर्तक तल। परावर्तक तल के बारे में देखिए, ये जो प्रकाश किरण है जिस तल से टकरा करके परावर्तित होती है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। परिभाषा लिखिए,
प्रकाश जिस तल से प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होती है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। वह तल परावर्तक तल कहलाता है। अब ये जैसे दर्पण है, अब ये प्रकाश किरण इस तल पे पड़ी, यानी इस दर्पण के इस तल पे यहाँ पे पड़ी, और यहीं पे पड़ने के पश्चात फिर यहीं से परावर्तित हो गई। तो यह जो तल कहलाया, इसी तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं। दर्पण को ही हम परावर्तक तल बोलते हैं, यानी ये मत समझिए दर्पण अलग चीज है, परावर्तक तल अलग है। दर्पण को ही परावर्तक तल कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आपतित किरण की। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखिए। तल से टकराने वाली किरण को, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। अब ये वाली जो किरण है, मान लीजिए ये परावर्तक तल है, तो ये जो किरण इस पे आके टकराती है, इसी किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। तो ये वाली जो किरण हो गई वो हमारा क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। क्या हो गया? ये आपतित किरण। अब हम बात करेंगे परावर्तित किरण के बारे में। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या होता है कि तल से टकराने के बाद, तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती किरण को, उसी माध्यम में वापस लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये वाली किरण तो आपतित हो गई। अब यहाँ इस तल पे पड़ने के बाद फिर ये किरण जो है कि वापस लौट गई उसी माध्यम में, तो यही जो लौट गई किरण, इसी किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अभिलंब की। अब हम बात करते हैं अभिलंब की। अभिलंब क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए, लिखिए। तल के जिस बिंदु पर, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर तल से खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया लंब,
अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। अब देखिए, ये आपतित किरण तल के इस बिंदु पे पड़ी। अब इसी बिंदु से एक अभिलंब, एक लंब हम खींच देते हैं। तो यही जो लंब है, इसी लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक। तो आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उसी बिंदु पर तल से जो खींचा गया लंब होता है, इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है। अब आपतन बिंदु समझ लीजिए, एक पॉइंट और है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, ये आपतित किरण तल के जिस बिंदु पे पड़ती है, ये बिंदु, इसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी आपतित किरण, आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक। तो इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन परिभाषा इसके लिखते हैं, किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ, किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से हो रहे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से हो रहे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक। अब ये देखिए, ये हमारा चिकना तल है, जैसे दर्पण मान लीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए दर्पण हो गया। अब इस दर्पण पर जितनी प्रकाश की किरण पड़ेगी, वो क्या होगा, एकदम नियमित रूप से परावर्तित होगी, न इधर न उधर। ठीक है। तो किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से जब हो रहा है परावर्तन, तो यह परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और इसमें परावर्तित प्रकाश की मात्रा पॉलिशदार तल के अनुसार अधिकतम होती है। और नेक्स्ट बात करें अनियमित परावर्तन की। अनियमित परावर्तन, तो अनियमित परावर्तन क्या होता है, किसी खुरदुरे पृष्ठ, किसी खुरदुरे पृष्ठ, जैसे दीवार, जैसे दीवार। अब इस दीवार से हो रहे परावर्तन को, खुरदुरे पृष्ठ से हो रहे परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विचलित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विचलित परावर्तन कहते हैं।
अब मान लीजिए ये हमारा लकड़ी का गुटका है, ठीक है। अब प्रकाश किरण इस पे सीधा सीधा पड़ तो रही है जरूर, लेकिन परावर्तन कैसे हो रहा, कभी प्रकाश इधर कहीं चला जा रहा, कभी प्रकाश इधर चला जा रहा, ठीक है, कभी प्रकाश इधर चला जा रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कहाँ किससे होता है, खुरदरे पृष्ठ से। नियमित परावर्तन किससे होता है, चिकने या पालिशदार युक्त पृष्ठ से। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं परावर्तन के नियम की, कि परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। इन दोनों नियमों को हम जो है कि फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये हमने फिगर बना लिया। ये हमारा है चिकना तल, चिकना तल। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये इस पे जो है कि अभिलंब हो गया, ठीक। ये हमारा इस पे क्या हो गया, अभिलंब ये हो गया। ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ठीक। ये हमारा आपतन बिंदु। अब हम परावर्तन के दो नियम में पहला नियम समझते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए हमने क्या कहा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, ये अभिलंब। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में है। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में पहले समझ लेते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण कहाँ बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा आपतित किरण है, ये अभिलंब, इसके बीच ये जो कोण बनेगा आई, ये हमारा हो जाता है आपतन कोण। ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनेगा कोण ये आर, ये हमारा ये हो जाता है परावर्तन कोण। तो देखिए प्रकाश के दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन कोण आर
ये आपतन कोण आई, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमारा प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर करके पूछता है एग्जाम में। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता है। देखिए, ये मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है। ठीक, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ये कोई हमारा क्या है, वस्तु है, और दर्पण से मान लीजिए कि ये कितनी दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा और उतनी ही दूरी पे बनेगा। यानी कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही ये बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या बनेगा, ये आभासी बनेगा। ठीक, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। और कैसा बनेगा, सीधा। ये सीधा है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसकी पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता क्या होती है, प्रतिबिंब का जो साइज होता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। वस्तु के साइज के बराबर होता है। जितनी लंबाई इसकी है, मान लीजिए वस्तु की लंबाई हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की भी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर ही। जितना लंबा ये, उतना ही लंबा ये प्रतिबिंब भी बनेगा। जितना लंबा वस्तु उतनी लंबी प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का साइज जितना, वस्तु का साइज जितना है उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा। तीसरी इसकी क्या विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो,
अब ये दर्पण है, ठीक। दर्पण से मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ये वस्तु हम रखें, यहाँ से यहाँ की दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ये वस्तु हम रखे हैं तो इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, यानी जितनी दूरी पे वस्तु उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब। ये एकदम क्लियर है, ठीक। अब हम देखिए बात करेंगे पार्श्व उत्क्रमण के बारे में। पार्श्व उत्क्रमण, इसकी चौथी विशेषता है पार्श्व उत्क्रमण। देखिए, अगर हम समतल दर्पण देख रहे हैं, अपना अगर शीशा देख रहे हैं, सॉरी अपना चेहरा शीशा में अगर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दर्पण में हमारा, जैसे अगर ये दर्पण है, ठीक है, तो अगर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, तो प्रतिबिंब का जो बायां हाथ होता है वो हमारा दायां हाथ होगा, और इसका जो दायां हाथ होता है वो हमारा क्या होता है, बायां हाथ होता है, ठीक। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये जो घटना होती है इस प्रकार के वस्तु के प्रतिबिंब में जो पार्श्व में बदल जाता है, यही जो घटना घटती है इसे हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। यानी जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है। जब हम चेहरा देखते हैं तो चेहरा जब देखेंगे तो हमारा जो दायां हाथ होगा, दायां हाथ, ये प्रतिबिंब का बायां हाथ होगा, और हमारा जो बायां हाथ होगा वो प्रतिबिंब का दायां हाथ होता है। यही घटना हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण, ठीक। तो ये हमारा जो है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनने का जो नियम था, ये हमने नियम पढ़ा। अब हम जो है कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना पढ़ाया गया है इसे आप लोग जो है कि अच्छी तरह से नोट्स बना करके इसको तैयार कर लें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।